नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। वीडियो के समाप्त होने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास के संबंध में जब हम बात करते हैं तब सबसे पहले हमारा ध्यान भारोप्य परिवार की ओर जाता है। भारोप्य परिवार के अन्य नाम हैं इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण हैं: प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं इसमें हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि का उल्लेख है। मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था पाली है। पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं: आचार्य बुद्ध घोष की अटकथा साहित्य, आचार्य बुद्ध घोष की विशुद्धिमग्ग, महाकच्चायन, कच्चायन व्याकरण, मोगलान, मोगलान व्याकरण, सद्यनीति व्याकरण, अंगवंश। विशुद्धिमग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। कच्चायन व्याकरण को सुसंधि कंप और कच्चान ग्रंथ भी कहा जाता है। मोगलान व्याकरण पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय इस प्रकार से है: आचार्य विदुरशेखर ने पंक्ति, पत्ती, पट्ठी, पल्ली से पाली माना है। भिक्षु जगदीश कश्यप ने पर्याय से पलियाय, पालियाय से पाली। भिक्षु सिद्धार्थ पाठ से पाठ से पाठी से पाली माना है। उदय नारायण तिवारी ने पा योग निय योग ली से पाली माना है। मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था प्राकृत है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि वैयाकरणों ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम प्राकृत एक जनभाषा रही जो प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। द्वितीय प्राकृत कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। हेमचंद ने लिखा है, प्रकृति संस्कृतम तत् भवम तत् आगंतवा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। तृतीय प्राकृत प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत के भेद को लेकर विद्वानों की राय: भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्राकृत के भेद 2 प्रकार से हैं, एक मुख्य प्राकृत और दूसरा गौण विभाषा। मुख्य प्राकृत में है मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसैनी, अर्धमागधी, बाहलिक, दक्षिणात्य। गौण विभाषा में है शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदरजा, वनेचरी। वररुचि के प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत के भेद हैं: सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैशाची प्राकृत। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में आर्षी यानी अर्धमागधी, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश है। चूलिका पैशाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है। और एक ज़रूरी बात, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था अपभ्रंश है। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी
भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी शती से होने लगता है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभीरी, आभीरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड छठी शती ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ और अपभ्रष्ट का विकास अवहट के रूप में। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है।